नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज हम किन आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो हाउसिंग राइट्स के बारे में है। जो रहने का अधिकार, जो घर का एक अधिकार रहता है, उसके संबंधित एक रिसेंटली एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। उसके द्वारा में हम बात करेंगे और ये कैसे प्रभाव डाल सकता है जनजीवन पे। जो स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं, उनके जीवन पे, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। दूसरे आर्टिकल में हम जो कोरोना वायरस की वैक्सीन अब फेज 3 में आ गई है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो ऑक्सफोर्ड के साथ में वो एक साझा वैक्सीन बनाने की तैयारी चल रही है, वो फेज 3 में कुछ समस्या देखने को मिल रही है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से सुरक्षा बरती जा रही है और ये कितना ठीक है। उसके बाद में अंत में हमारा न्यूज इन फ्लैश है, जिनमें हम उन महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले ये लॉ सीखो के कुछ पैकेजेस और कोर्सेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की, जो कि हमारी जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी के लिए है। उसके अलावा ये और कुछ लॉ सीखो के कोर्सेस, इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है वो यह है कि इनमें से कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी बेस्ट परफॉर्मर रहा स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में। जो आपका ऑप्शन ए है वो है गुजरात और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ऑप्शन बी है एमपी और दिल्ली। ऑप्शन सी है यूपी एंड चंडीगढ़। ऑप्शन डी है तमिलनाडु एंड पुदुचेरी। जो भी आपका उत्तर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आज का हमारा वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। वो यह है कि राइट टू शेल्टर जो है वो हमें एक मौलिक अधिकार के रूप में, एक फंडामेंटल राइट के रूप में मिला हुआ है। लेकिन अभी जो रिसेंटली एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, इविक्शन ऑफ स्लम डेवलपर्स को बेदखल करने के लिए जिस जगह पे वो है, वो कैसे एक प्रेसिडेंट सेट होकर एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, इस पर एक विस्तृत चर्चा करें। इस प्रश्न का उत्तर आप 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारे पहले आर्टिकल के हम और बढ़ते हैं। जो हमारा पहला आर्टिकल है वो जो सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये काफी लंबे समय से ये मैटर चल रहा था, जैसे आपको बताऊंगा। एमसी मेहता जो है वो बहुत रिनाउंड इन्वायरमेंट लॉयर माना जाता है उनको, कि पर्यावरण से जुड़े हुए काफी मुद्दों पर उन्होंने काफी अच्छे केस लड़े, काफी पीआईएल फाइल करे और पर्यावरण के लिए काफी कार्य किया हुआ है। तो उसी के चलते एक जजमेंट, एक केस फाइल हुआ था और उससे ये एक जजमेंट आया हुआ है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि 48,000 जो स्लम डेवलपर्स है, जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, जो दिल्ली के रेलवे ट्रैक 140 किलोमीटर में फैले हुए ये 48,000 की पॉपुलेशन, इनको 3 महीनों के अंदर वहां से हटा दिया जाना चाहिए या हटा दिया जाएगा। ये एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। ये 3 बेंचों की जजेस के द्वारा दिया गया है, जिसमें अभी जो हमारे रिटायर्ड जज है जस्टिस मिश्रा जी, वो भी इस बेंच का पार्ट थे। तो ऑर्डर क्या है ये, व्हाट वाज द ऑर्डर, हम जानते हैं ये। तो एससी वाज हियरिंग द मैटर रिगार्डिंग द पॉल्यूशन इन दिल्ली। तो जैसे मैंने बताया कि एमसी मेहता जो हमारे पर्यावरणविद है, जो हमारे इन्वायरमेंटल लॉयर है, उन्होंने ये केस फाइल करा था पॉल्यूशन ऑफ दिल्ली से रिलेटेड। उसकी रिस्पॉन्स में इन्वायरमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी ऑफ एनसीटी का भी एक रिपोर्ट आया। तो उसके अंदर जो एक डायरेक्शन दिया गया, एक रिमूवल का डायरेक्शन ऑर्डर दिया गया, वो ये थे कि जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां है रेलवे ट्रैक के किनारे, उनको हटा देना चाहिए। उसके साथ में जो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करे वो ये था कि अभी ये जजमेंट के बाद में, इसके बाद कोई भी कोर्ट इस ऑर्डर में किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ना ही इसे इनइफेक्टिव कर सकता है, ना ही इस पर स्टे लगा सकता है। और इसमें एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक दखल अंदाजी भी नहीं की जा सकेंगी। तो जजमेंट के साथ में, रिमूवल के साथ में, ये भी कुछ ऐसे मेजर है जिसके कारण जजमेंट को, किसी भी प्रकार का उस जजमेंट को, उस रिमूवल पे स्टे ना लगाया जा सके या उसको बदला या इनइफेक्टिव ना किया जा सके। तो ये ऑर्डर सिर्फ रिमूवल का नहीं आया, उसके बाद में एक ऐसा भी ऑर्डर आया कि आपके पास में अब उससे लेकर, ये फाइनल जजमेंट है, ये फाइनल डॉट है, इसके बाद में आपको कोई भी चीज करने की अनुमति नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा हमारा जूरिस्प्रूडेंस देख ले, हाउसिंग राइट से हमेशा लेकर राइट टू शेल्टर के ऊपर क्या जजमेंट्स आए हैं और ये कब रिकॉग्नाइज हुआ। जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण केस था वो था ओल्गा टेलीस एंड अदर्स वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसमें 5 जजेस बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की थी, उन्होंने ये बताया कि राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 में हमको मिला हुआ है,
वो राइट टू लाइवलीहुड भी उसमें इंक्लूडेड है। जैसे आपको पता है राइट टू लाइफ जो है उसमें बहुत सारी हमारी राइट्स है लिस्टेड हुई है, टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जैसे राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू क्लीन एयर हो गया, उसी में से एक है राइट टू लाइवलीहुड में, मतलब आपको किसी भी जगह पे रहने का, जीवन यापन करने का आपको अधिकार है। और उसके साथ में अगर कोई इविक्शन होता है, अगर आपको कहीं से किसी स्लम डेविल्स को निकाला जाता है, तो उससे पहले आपको उन्हें नोटिस दिया जाएगा और एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एक मौका दिया जाएगा सुनने का। उसके बाद में जो दूसरा महत्वपूर्ण केस था वो था चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये 1995 का केस है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसमें भी राइट टू शेल्टर इज अ कंपोनेंट ऑफ राइट टू लाइफ की बात की गई। वही आपका जो रहने का अधिकार है, जो राइट टू शेल्टर है, उसको आर्टिकल 21 का पार्ट माना गया है। और सिर्फ आर्टिकल 21 नहीं, उसके साथ में आर्टिकल 19(1)(e जो कि कहता है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये उसका भी अधिकार है, आपको कहीं भी रहने का, बसने का जो अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 19 में, ये उसका भी पार्ट है, राइट टू शेल्टर उसका भी पार्ट है। तो इससे समझ में आता है केवल एक हमारे आर्टिकल का नहीं, हमारे दो दो आर्टिकल का भी ये पार्ट होगा। ये चमेली सिंह स्टेट ऑफ यूपी केस में माना गया था। उसके बाद में जो अगला केस हुआ था वो था सुदामा सिंह एंड अनादर वाला। ये 2010 का केस है जो दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है। तो इन्होंने इस जजमेंट में कहा गया था दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा कि अगर आप इविक्शन करते हैं, अगर आप रिमूवल करते हैं वहां पे, तो आपको एक सर्वे करवाना पड़ेगा और सर्वे से आपको ये देखना पड़ेगा कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितना अच्छा हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है। ऐसा ना हो कि आपने उनको इविक्ट तो कर दिया लेकिन उससे इतना अच्छा सकारात्मक प्रभाव जो आप चाहते हैं वो नहीं पड़ रहा है। इसलिए एक सर्वे कंडक्ट करवाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके साथ में जब भी आप उनको रिलोकेशन का प्लान करते हैं तो एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट होना चाहिए, मतलब जिनको आप रिलोकेट करते हैं उनका भी से होना चाहिए, उनकी भी सहमति होनी चाहिए, उसमें उनकी भी राय लेने की जरूरत है। और इसके बेसिस पे ही दिल्ली स्लम एंड रिहेबिलिटेशन एंड री एलोकेशन पॉलिसी 2015 बनाई गई। मतलब जो भी अगर स्लम है तो स्लम के हम देखते हैं कि ये काफी ज्यादा डिसऑर्गेनाइज रहते हैं। तो सरकारें क्या करती है कि सरकारें इनको हटाती है, फिर प्रॉपर वे में वहां पे एक बिल्डिंग तैयार करती है, उस जगह को एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज करती है। या तो वो स्लम लेवलर अगर कोई सेंसिटिव एरिया में तो उनको शिफ्ट करके किसी और एरिया में उनको एक घर दे देती है और उनको वहां पे शिफ्ट कर देती है। तो ये पॉलिसी उससे संबंधित थी, रिहेबिलिटेशन और री एलोकेशन, ये इस जजमेंट के पास में बनी थी। उसके बाद में जो अगला महत्वपूर्ण जजमेंट है वो है अजय माकन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये बहुत महत्वपूर्ण केस है। ये बहुत हाल ही में जजमेंट आया हुआ है 2019 का ही, शंकुरी बस्ती केस भी इसे कहा जाता है, जिसमें ये कहा गया था कि आप जब तक उनको रिमूव नहीं कर सकते, इविक्ट नहीं कर सकते स्लम डेवलपर्स को, जब तक आप कोई और अल्टरनेट लोकेशन उनको नहीं दे रहे हो, तो जब तक आप कोई अल्टरनेट व्यवस्था उनकी नहीं करो तब तक आप उनको इविक्ट नहीं कर सकते हैं। और उसी के चलते ड्राफ्ट प्रोटोकॉल ऑफ 2015 पॉलिसी भी का भी एक जो आधारभूत है, इसके अकॉर्डिंग ही ये जजमेंट आया हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि कोविड-19 के दौर में काफी खबर आई, काफी देश के अलग अलग भागों से न्यूज आई कि काफी ज्यादा इविक्शन हुआ। तो क्या आंकड़े हैं, हम उन पर थोड़ी सी नजर देख लेते हैं कि राइटर ने क्या क्या आंकड़े दिए हमको। 2000 जो 20,000 लोग हैं वो ऐसे 45 अलग अलग इंसिडेंट में उनको फोर्सफुली बिना उनकी सहमति से निकाला गया बिटवीन 25 मार्च से लेकर तो 23 जुलाई तक। ये जो रिपोर्ट है ये हाउसिंग एंड लैंड राइट नेटवर्क द्वारा दी गई है। उसके अलावा अगर पिछले 3 सालों की बात करें तो 5 लाख लोगों को इविक्ट किया गया है ऑन द ग्राउंड ऑफ सिटी ब्यूटिफिकेशन। मतलब हमारे शहरों की सुंदरता बढ़ाने की जो प्रोजेक्ट्स है, जो और शहरों को सुंदर और कैसे अच्छे साफ बन सकते हैं, इन प्रोजेक्ट के नाम पे कम से कम बताया जा रहा है कि 5 लाख लोगों को पिछले 3 सालों में निकाला गया है। और उसके साथ में कहीं ना कहीं ये जो जजमेंट है ये और दिल्ली के 48,000 लोगों की जो लाइफ है उनको होमलेस बना सकता है। उसके साथ में जब हम इतनी बुरी महामारी से जूझ रहे हैं, हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस हमारी कंट्री में है, उसके साथ में यहाँ पर एक उनको बिना घर के होमलेस होने की और बढ़ जाता है, जो कि उनकी और वर्नेबिलिटी और उनको प्रोन टू रिस्क बना देता है। तो चलिए दूसरा आर्टिकल देखते हैं हमारा, सस्पेंशन ऑफ ऑक्सफोर्ड ट्रायल्स। तो ऑक्सफोर्ड में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो वैक्सीन बन रहा है उसके साथ में हमारा SII जो कि है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया,
वो भी इनके साथ में एक साझा वैक्सीन बना रहा है भारत में, मतलब एक ऑक्सफोर्ड में डेवलप हो रही है उसके साथ में, और अलग अलग देशों में भी वैक्सीन तैयार की जा सकती है। तो रिसेंटली जो एस्ट्राजेनेका जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने जो वो वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल कंडक्ट करवा रहे थे, उसके चलते एक जो वॉलंटियर था उनको एक स्पाइनल कॉर्ड में एक इन्फ्लेशन, एक समस्या देखने को मिली, जो कि अनएक्सप्लेन थी। डॉक्टर अभी तक, या जो भी साइंटिस्ट है वो अभी तक बता नहीं पाए कि ये समस्या क्यों हुई, वैक्सीन के चलते हुई है कि उनकी खुद की कोई प्रॉब्लम है उसके चलते हुई है। तो भारत पे कैसे फर्क पड़ा, जैसे मैंने बताया कि उनके एक कोलैबोरेटर है, हम उनके साथ में जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो भी उनके साथ में मिलकर दवाई कोविड का जो वैक्सीन है, जो टीका है, वो बना रहा है। तो जहाँ ऑक्सफर्ड का वैक्सीन रुका, तो उसी के साथ में ये इंस्ट्रक्शन दिया गया सारे कोलैबोरेटर को भी कि आप भी रुकिए और पहले हम जांच कर लेते हैं कि ये जो समस्या हुई है ये कहीं वैक्सीन के कारण तो नहीं हुई है। थोड़ा सा वैक्सीन का यहाँ बेसिक जान लेते हैं कि वैक्सीन एक्चुअली में जैसे हम कोई एंटीबायोटिक्स रहते हैं या दवाइयाँ रहती है, ये वैसी नहीं होती है। इसमें हमारी बॉडी में एक वीक या डेड वायरस इंजेक्ट किया जाता है, हमारी डाला जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी एक एंटीबायोटिक्स अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता और ऐसे सेल्स डेवलप कर पाए, जो कि आने वाले समय में अगर सच में कोई एक्टिव वायरस हमारी बॉडी में आता है तो उससे भी लड़ सके। मतलब हम एक डमी या एक मरा हुआ वायरस डाल के हमारी बॉडी को रेडी करते हैं कल के रिस्क के लिए। तो वैक्सीन एक ऐसी चीज होती है। तो इसी जो ऑक्सफोर्ड ट्रायल चल रहा है, इसमें ही भी एक ऐसा ही वायरस हमारे बॉडी में डाला गया है, वॉलंटियर्स के जो ट्रायल्स हो रहे हैं। तो फेज 1 और 2 बहुत आसानी से पास हो गए, काफी अच्छे इंप्रूवमेंट भी देखने को मिले, पर फेज 3 जो रहता है उसमें थोड़ी समस्या देखने को मिली। तो पास्ट अगर इंस्टेंसेस की बात करें तो 2014 में जब इबोला का वैक्सीन बन रहा था, तो उसको भी टेम्परेरी रूप से, उसको भी आंशिक रूप से थोड़े समय के लिए बंद किया गया था, जब कुछ वॉलंटियर को अर्थराइटिस का एक प्रॉब्लम देखने को मिला था, अर्थराइटिस का। उसके साथ में इसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं, तो अगर वैसे देखा जाए तो जो ट्रायल है उन पर फर्स्ट और 2 तो काफी आसानी से पास हो गए हैं, लेकिन हम जो तीसरा ट्रायल रहता है वो, हाँ, तीसरा और चौथा जो हमारा फेज रहता है वो एक एक्स्ट्रा मेजर के साथ में देखा जाता है। क्योंकि तीसरी ट्रायल में हम हमारी जो वर्नेबल पॉपुलेशन है, जैसे 70 साल या उससे ऊपर वाली जो पॉपुलेशन है, उनको भी इंट्रोड्यूस करते हैं हम इसमें। उसके साथ में एक पॉसिबिलिटी और एक ये बनती है कि कहीं ना कहीं जिसमें हम और वर्नेबल और हमारी जो ऐसी हमारी जो पॉपुलेशन है जो कि मोर प्रोन टू रिस्क है, उसको और कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम एक एक्स्ट्रा मेजर लेते हैं यहाँ पे कि हमारी जो पॉपुलेशन है उनको और तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके साथ में ऐसे अगर पूर्ण रूप से देखें तो ये पूरे ट्रायल को बंद करने की बात नहीं है, तो इतना चिंता का विषय ये नहीं है। और जो वॉलंटियर का इलनेस देखने को मिला है, अभी तक ये भी सिद्ध नहीं हुआ है कि ये वैक्सीन के चलते है या ये किसी और कारणवश है। उसके साथ में जो फेज 3 माना जाता है, या ये जो एक हॉल्ट का स्टेप लिया गया, ये बहुत ही रिगरस स्क्रूटनी की जा रही है वैक्सीन की, ये दर्शाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर वैक्सीन बना तो ये विश्व में बहुत तेजी से सप्लाई किया जाएगा सारे देशों को, और बहुत सारे लोगों को ये वैक्सीन दिया जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम काफी जांच परख के ही आगे बढ़े। तो चलिए आज का हमारा न्यूज इन फ्लैश देखते हैं, महत्वपूर्ण न्यूज देखते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में न्यू ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल शुरू करने की बात की गई है, वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा द्वारा। तो क्या होगा ये ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल, इसके बारे में थोड़ा जान सकते हैं। जैसे समस्या निवारण एक पोर्टल बनाने की बात की गई है कि अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन जाके यहाँ पर अपनी शिकायत दे सकते हैं। तो ये एक रिप्लेस करेगा जो करंट पोर्टल है 2018 में जो लॉन्च किया गया था, उसको ये पोर्टल रिप्लेस किया करेगा। उसके साथ में जम्मू एंड कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम से लिंक्ड होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे काफी ज्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। उसके साथ में स्ट्रीट फॉर पीपल्स चैलेंज एक चालू हुआ है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे शहर है, हमारे शहरों में हम पैदल चलने वाले जो लोग रहते हैं उनको हम और बढ़ावा दें। जैसे सब लोग धीरे धीरे 2 व्हीलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, 4 व्हीलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो उससे कार्बन उत्सर्जन होता है, पॉल्यूशन को समस्या है, और बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिलती है। तो ये एक
पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली एक इनिशिएटिव कैसे हमारी सिटीज बनेंगी उसके लिए कदम उठाया गया है। उसके साथ में जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक पालन भी हो सकता है, इसके साथ में जो ट्रांसपोर्ट में बस में अगर हम देखें तो सब एक साथ रहते, काफी करीब करीब रहते, तो एक हमारा कोविड-19 को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का भी एक उद्देश्य यहाँ से पूर्ण होता है। तो ये क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 जो कि लॉन्च किया गया था, उसी का एक पार्ट है और उसी के रोड मैप पे चलने वाला एक माइलस्टोन हम इसको मान सकते हैं। उसके बाद में अंत का जो हमारा न्यूज है वो ये है कि स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग रिपोर्ट 2019 आई है। ये दूसरा संस्करण था, दूसरा एडिशन था। इसमें जिन राज्य ने टॉप किया वो थे गुजरात। उसके बाद में जो दूसरे स्थान पे आए उसमें कर्नाटका, केरला और अंडमान निकोबार आइलैंड्स आए हैं और उसके बाद में चंडीगढ़। तो यहाँ पर हमको बहुत अच्छी न्यूज है कि हमारे जो केंद्र शासित जो जगह है, हमारी यूनियन टेरिटरीज जो है वो भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अंडमान निकोबार को हमेशा मेन लैंड आइलैंड इंडिया से हम अलग मानते थे, उस पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छी न्यूज आ रही है। हो सकता है इससे अंडमान निकोबार का और आगे विकास करने में बहुत ज्यादा सहायता मिले। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।